कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जिया के वॉशरूम में जाते ही युवराज ने कहा, तुम मुझे इतना परेशान करती रहती हो, इस बार मुझे चांस मिला है तो इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ स्वीटू। तुम्हारा कल का सरप्राइज रेडी है, पर उससे पहले तुम्हें सताने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ माई लिटिल वाइफ। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऋषभ के घर पर मानुषी अपने कपड़े चेंज करके उसके घर को पूरा क्लीन किया और फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची थी, तभी उसके कानों में ऋषभ की आवाज़ पड़ी, जिसने कहा, अगली बार गलती से भी मेरे कार के सामने आई तो बिना कुछ सोचे समझे चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर मानुषी गुस्से में पीछे मुड़ी और उसे घूरते हुए बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है बार बार तुम्हारे कार के सामने आने की, समझे। और अगली बार गलती से आ भी जाओ और अगर तुमने मेरे ऊपर कार चढ़ा भी दी तो ये मत सोचना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मरने के बाद चुड़ैल बनकर तुम्हारे पीछे भटकूंगी और तुम्हारा खून पीकर ही मानूंगी। चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो आया कि तुम मरने के बाद चुड़ैल ही बनोगी, ऋषभ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। और उसकी बातों को सुनकर मानुषी को इतना गुस्सा आया कि एक पल को मन किया उसका गला दबा दे। एक नंबर के बदतमीज इंसान हो तुम, लड़कियों से बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। मानुषी दांत पीसते हुए गुस्से में बोली, ये बदतमीज वाला टैग तुम्हारे ऊपर भी खूब जचेगा, क्योंकि तुम्हें भी किसी से तमीज से बात करने नहीं आती और ना ही किसी के एहसानों के बदले उन्हें थैंक यू कहने। कुछ पल पहले तक तो सोच सकती थी, पर तुम्हारे इस रूड बिहेवियर को देखकर तुम्हें थैंक यू तो क्या मैं हाय और हेलो भी ना बोलूं। मानुषी ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे मुँह से हाय और हेलो सुनने के लिए। चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करो और मेडिसिन लेकर यहाँ से जाना। क्या पता रास्ते में कहीं गिर विर गई तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगेगा। जी शुक्रिया, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। और खाओ अपना ब्रेकफास्ट, मानुषी गुस्से में बोली और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अजीब लड़की है यार, छोड़ो मुझे क्या, ऋषभ ने हाल में लगी सुहाना की बड़ी सी फोटो को देखकर कहा और अपने ख्यालों को झटक कर ब्रेकफास्ट करने लगा। दूसरी तरफ जिया बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि कल उसका बर्थडे था और आज पूरा दिन निकल चुका था, पर किसी ने भी उसके बर्थडे को लेकर एक्साइटमेंट नहीं दिखाई थी। और ऊपर से घर में ना ही कोई तैयारियां चल रही थी और ना ही कोई उसे स्पेशल फील करवा रहा था। कॉलेज से आने के बाद वो गुस्से में मुंह फैलाकर बालकनी में बैठ गई और खुद से बोली, किसी को मेरी परवाह है ही नहीं। कल मेरा बर्थडे है, पर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा मुझे कल गिफ्ट में क्या चाहिए या फिर शॉपिंग करने चलो। हर साल अपने बर्थडे को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, पर ये पहली बार है जब मैं इतनी उदास हूँ। सब बहुत बुरे हैं, स्पेशली मिस्टर माफिया, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगी। आई हेट हिम, आई हेट यू सो 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 मच मिस्टर खड़ूस। वो गुस्से में खुद से बुदबुदाए जा रही थी इस वो गुस्से में खुद से बुदबुदाए जा रही थी, इस बात से अनजान कि उसके कमरे में लगे हुए स्पाई कैमरे से युवराज अच्छे से उसे देख और सुन पा रहा था। इस वक्त युवराज अपने केबिन में बैठे ना जाने कब से जिया की बड़बड़ सुन रहा था और उसके चेहरे पर आते जाते क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। युवराज, ये माइकल शेरगिल जो अभी युवराज के केबिन में आया था, उसने अपनी आधी बात कही और युवराज के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर चुप हो गया। क्या हुआ, तू अकेले अकेले ये पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है, शेरगिल ने हैरान होकर पूछा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने लैपटॉप में चल रहे जिया के कमरे के लाइव फोटोज़ देखी और उसकी बड़बड़ाहट को सुनी तो वो भी मुस्कुराने लगा। युवराज ने शेरगिल को घूर कर देखा और लैपटॉप बंद करके उसे घूरते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आती दूसरे के कमरों में ताका-झाकी करते हुए? और तुझे शर्म नहीं आती अपने कमरे में स्पाई कैमरा लगाते हुए? शेरगिल ने भी उसी के लैंग्वेज में उसे जवाब दिया, मेरा कमरा, मेरी मर्जी, जो चाहे वो करूं। तू बता यहाँ क्यों आया था? मैं तुझसे पूछ रहा था कि तूने राका को माइकल की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। उसने ये फाइल अभी अभी मुझे दिया है। इस फाइल को रीड करने के बाद मुझे लग रहा है तू शायद गलत सोच रहा था, क्योंकि माइकल अभी भी जेल में है, शेरगिल ने कहा। युवराज आहुजा खान जैसा कभी गलत नहीं हो सकता, वो वहाँ से भाग चुका है। युवराज अपनी चेयर पर लीन होते हुए बोला,
पर ये कैसे पॉसिबल है? वो जेल से कैसे भाग सकता है? मैं अच्छे से जानता हूँ उसे, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है उसकी जगह कोई और आदमी वहाँ जेल में बंद हो। हाँ, हो सकता है, पर उसने अभी तक हम पर अटैक नहीं किया, तो तू रिलैक्स रह और कल जिया का बर्थडे है, उस पर ध्यान दे। मैं सिक्योरिटी का इंतज़ाम देख लूँगा, शेरगिल उसे समझाते हुए बोला। ओके, इतना कहकर युवराज ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अपना सर पीछे चेयर पर टिकाकर कुछ सोचने लगा। रात में करीब 11:30 बजे के आसपास युवराज ऑफिस से वापस आया। जब वो जिया के कमरे में आया तो जिया पढ़ते हुए स्टडी टेबल पर सर रखकर सो चुकी थी। उसने जिया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और उसके माथे को चूम कर बोला, कल तुम्हारा बर्थडे बहुत ही स्पेशल होगा बेबी गर्ल। युवराज कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और चेंज करके बेड पर लेटकर अपना फ़ोन चलाने लगा। जैसे ही 12 बजा उसने जिया की तरफ देखा जो बड़े ही आराम से उसकी बाहों में सो रही थी। उसने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव, फाइनली तुम्हारे 20 इयर्स कंप्लीट हुए। अब बस 1 साल और फिर लीगली भी तुम मेरी हो जाओगी। युवराज ने हल्के से उसके होठों को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में समेटकर सो गया। अगले दिन जब जिया की नींद खुली तो उसे लगा शायद कोई उसे बर्थडे विश करेगा, पर अफसोस, बर्थडे विश करना तो दूर, किसी ने उसे ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि आज उसका बर्थडे है। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में वॉशरूम में गई और शावर लेकर चेंज करके कॉलेज के लिए निकल गई। वो अभी दरवाजे तक पहुंची थी तभी उसके कानों में जया जी की आवाज़ आई, जिन्होंने कहा, जिया क्या तू आज कॉलेज से हाफ डे ले सकती है? वो क्या है ना, 1 बजे की मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो तू प्लीज़ मेरे साथ चलना। ओके बड्डी दादी, मैं 1 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। जिया मुंह फुलाकर बोली और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी उसके कानों में फिर से जया जी की आवाज़ पड़ी, जिन्होंने कहा, नहीं नहीं, तू घर मत आना, मैं वहीं कॉलेज के बाहर तेरा वेट करूंगी। तू घर आएगी फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे। ओके ठीक है बड्डी दादी, इस बार भी उसने मुंह फुलाकर कहा और चुपचाप कॉलेज चली गई। उसके जाते ही जया जी ने घूर कर युवराज को देखा जो उनके सामने बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था। क्यों क्यों तू मेरी बच्ची को सुबह सुबह इतना परेशान कर रहा है? देख, आज उसके बर्थडे वाले दिन भी उसका चेहरा कितना उदास है। तू सरप्राइज देना चाहता है तो तू अपना देख ले, कम से कम मुझे तो उसे बर्थडे विश करने देता। जया जी ने हल्का गुस्से में युवराज को डांटते हुए कहा, रिलैक्स दादी, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, जितना अभी उदास होगी शाम को उससे दुगना खुश होगी। फिलहाल आप एयरपोर्ट जाओ, आपकी फ्रेंड इंतज़ार कर रही होंगी, उन्हें भी तो लाना है। मुझे ऑफिस में इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। और हाँ, ध्यान रखना, आप सावित्री दादी को यहाँ छोड़कर वापस से जिया के साथ हॉस्पिटल जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे दिन आपको जिया को घर से बाहर ही रखना है, समझी आप? युवराज ने एक एक बात जया जी को समझा कर कहा। हाँ हाँ मेरे बाप, समझ गई मैं। जैसा कि युवराज ने कहा था, ठीक 1 बजे जया जी जिया के कॉलेज पहुंच गई और वहां से जिया को लेकर हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने पूरा दिन जिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में कोई ना कोई टेस्ट करवाती रहीं। अब तो जिया को भी अपने बर्थडे को लेकर एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह से जया जी के चेकअप और रिपोर्ट्स पर फोकस कर रही थी, क्योंकि उसके लिए हर बार अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियाँ आती थी। और इस वक्त उसकी बड़ी दादी का सवाल था। लगभग शाम के 5 बज गए। अब जाकर जया जी हॉस्पिटल से बाहर निकली, पर जिया को अपने साथ लेकर घर जाने की बजाय अपने किसी फ्रेंड के घर के लिए निकल गई। बड़ी दादी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है, जिया ने पूछा। हाँ, हम इसके बाद घर ही जाएंगे, मेरे फ्रेंड के घर बस आधे घंटे का काम है, जया जी बोली। ओके, जिया ने एक शब्द कहा और अपना फ़ोन चलाने लगी। 20 मिनट बाद दोनों जया जी के फ्रेंड के घर पर पहुंच चुकी थी। जिया ने वहां का माहौल देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा। वहां बहुत सारी लेडीज़ बैठे गॉसिप कर रही थी और दूसरी साइड नीचे लगे गद्दे पर कुछ लड़कियां बैठे हंसी मजाक कर रही थी। उनके बीच एक लड़की बैठी थी जिसके हाथों पर मेहंदी लग रही थी। अरे जया, आ गई तुम, कितनी देर लगा दिया तूने? देख, मेहंदी की रस्म भी शुरू हो गई है।
जया जी की दोस्त कविता जी ने कहा, माफ़ कर दे, कहा था ना आज मुझे हॉस्पिटल जाना है और यहाँ भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, बस आधे घंटे। दिन भर हॉस्पिटल में भागा दौड़ी करते करते थक चुकी हूँ, घर जल्दी जाकर आराम करूंगी। जया जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कम से कम तू आ गई, इतना ही काफ़ी है। ये कौन है? कविता जी ने जिया के बारे में पूछा। ये मेरी पोती जिया, और जिया ये है कविता, मेरी बचपन की दोस्त। उन्होंने दोनों को और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया और वहीं हाल में लेडीज़ के साथ बैठकर बातें करने लगी। जिया वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वो उस लड़की के पास चली गई जिसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। उनमें से एक लड़की की नज़र जिया के हाथ पर गई तो वो मुस्कुराते हुए बोली, दीजिए मैं आपको भी मेहंदी लगा दूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवाना मेहंदी, आप इन्हें लगाओ, जिया ने मना किया। लगवा लीजिए ना, आधे घंटे में तो लग जाएगा और आपके हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लगेगी, वहाँ बैठी दूसरी लड़की ने जोर देते हुए कहा। काफ़ी मान मनौवल करने के बाद आखिरकार जया जी के कहने पर जिया ने अपने हाथों में मेहंदी लगवा ली, पर उसने मेहंदी वाली को कहा कि बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगाए। लेकिन अफसोस, मेहंदी वाली ने तो जया जी के इशारों को समझकर उसके हाथों में बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ब्राइडल टाइप मेहंदी लगा दिया। अरे ये क्या किया आपने? मैंने तो सिंपल मेहंदी कहा था, पर आपने तो पूरा फूल भर कर लगा दिया। जिया अजीब सा मुंह बनाकर बोली और उसके क्यूट सा फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर वहां पर बैठी सारी लड़कियां मुस्कुराने लगी। जिया, हमें लेट हो रहा है, चलो। जया जी ने उसके बातों को दरकिनार किया ताकि उसका ध्यान मेहंदी से हटे। पर दादी, ये मेहंदी। कोई बात नहीं, जब तक हम घर पहुंचेंगे सूख जाएगी, उसके बाद घर जाकर हटा लेना। पर बड्डी दादी, इतना भरा हुआ मेहंदी है, कल कॉलेज जाऊंगी तो कितना अजीब लगेगा ना। जिया मुंह बनाकर बोली। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, पहले घर चलो। ऋषभ युवराज के घर जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने ब्लैक टैक्सीडो पहनी, बालों में जेल से सेट किया, पैरों में चमचमाती ब्लैक शूज, हाथों में ब्रांडेड घड़ी और आंखों पर काला चश्मा। उफ, कह ढा रहा था बंदा। उसने कार की चाबी उठाई और अपनी कार लेकर युवराज के घर की तरफ निकल पड़ा। आधे रास्ते में पहुंचकर अचानक से उसने कार की ब्रेक लगाई और सामने गुस्से में देखने लगा, क्योंकि सामने बीच सड़क पर एक लड़की अपनी होश गुम किए चले जा रही थी। ओह हेलो, अगर मरने का इतना ही शौक है तो जाकर ट्रेन के बीचों बीच खड़ी हो जाओ, ये सड़क के बीच चलने का क्या मतलब है? ऋषभ ने विंडो का शीशा नीचे खसकाकर अपना सर बाहर निकालकर गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ जैसे ही उस लड़की के कानों में पड़ी, वो लड़की होश में आई और अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करके पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने ऋषभ को देखा और ऋषभ ने उसे देखा, दोनों के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, तुम। इधर जिया और जया जी ने जैसे ही घर में कदम रखा तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि घर की पूरी लाइट ऑफ थी। क्योंकि घर की पूरी लाइट ऑफ थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा देखकर जिया ने जल्दी से घबराते हुए जया जी की हथेली पकड़ लिया। इतना अंधेरा क्यों है? तू घबरा मत, एक मिनट रुक। श्यामलाल, जया जी जोर से श्यामलाल को पुकारी और श्यामलाल टॉर्च लेकर उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। ये घर में इतना अंधेरा क्यों छाया हुआ है? लाइट क्यों नहीं है घर में? जया जी ने उसे डांट लगाई, जिस पर श्यामलाल ने नजरें नीचे झुकाकर जवाब दिया, मालकिन, फ्यूज उड़ गया है, मैं बस वहीं ठीक कर रहा था, 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। ठीक है, जाओ जल्दी से फ्यूज ठीक करो। जी मालकिन। श्यामलाल वहाँ से चला गया। जिया, तू एक काम कर, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अपने कमरे में जा, तब तक लाइट आ जाएगी। ओके बड्डी दादी। जिया ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हैरानी से अपने कमरे को देखने लगी, क्योंकि उसके कमरे में लाइट थी। एक मिनट, श्यामलाल ने तो कहा था कि घर में फ्यूज उड़ गई है, तो फिर मेरे कमरे में लाइट कैसे आ गई? उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर अभी भी अंधेरा था। ये चल क्या रहा है? वो खुद से खुद बड़बड़ाई और बाहर जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाई। तभी उसकी नज़र मिरर में पड़ी और मिरर से अपने बेड पर रखे हुए बड़े से गिफ्ट बॉक्स पर। वो गिफ्ट बॉक्स के पास गई और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड गाउन रखा हुआ था और उसी के साथ उसमें एक छोटा सा हार्ट शेप का लेटर। उसने उस लेटर को उठाकर रीड किया तो उसमें लिखा था,
कम फास्ट, आई एम वेटिंग योर खड़ूस। मतलब सबको पता था। वो खुद से बोली कि अचानक उसकी नज़र अपने हाथों में लगे मेहंदी की तरफ गई। उसने अपने मेहंदी को ध्यान से देखा तो उसके दाएं हाथ के बीचों बीच युवराज लिखा हुआ था। उसने जल्दी से अपना बायां हाथ देखा तो उसके बीच में जिया लिखी हुई थी। अब उसे सब समझ आ रहा था। अपने हाथों में लगी मेहंदी और सामने रखी ड्रेस को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बुरे हो आप मिस्टर खड़ूस, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। जिया तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को अच्छे से मिरर में निहार रही थी। उसके गोरे बदन पर वो रेड स्लीवलेस लॉन्ग गाउन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके मेहंदी से भरे हाथ और डायमंड के सिंपल सी ज्वेलरी कुछ ज़्यादा ही जंच रहा था उस पर। ऊपर से हल्का मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक और उसके खुले कमर तक आते घुघराले बाल। हाय, कुल मिलाकर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। वो मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आई, पर बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर जैसे ही सीढ़ियों के पास आई, अचानक से उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ी, जिससे कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी आंखों के आगे अपनी हथेली रख ली और थोड़ी देर बाद उसे हटाकर आसपास देखा तो अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। बस उसी पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ रही थी। स्पॉटलाइट की रोशनी में वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मिस्टर खड़ूस, वो नीचे आकर धीरे से बोली। युवराज अंधेरे से निकलकर स्पॉटलाइट के रोशनी में जिया के सामने आकर खड़ा हो गया। जिया ने युवराज को देखा तो एक पल के लिए सब कुछ भूल कर उसे देखती रह गई। वाइट शर्ट के साथ नेवी ब्लू पैंट और मैचिंग ब्लेजर, पैरों में चमचमाती ब्लैक शूज, हाथों में ब्रांडेड वॉच और जेल से सेट किए हुए बाल, होठों पर हल्की मुस्कुराहट जो उसके सख्त पर्सनालिटी पर कुछ ज़्यादा ही जंच रहा था। कुल मिलाकर आज हमारे माफिया बाबू किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। ओह हेलो, क्या मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ जो तुम्हारी पलकें ही नहीं झपक रही? वो उसके सामने चुटकी बजाकर बोला और बदले में जिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। युवराज उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसके सामने रिंग लेकर मुस्कुराते हुए बोला, विल यू बी माइन फॉर एवर? इतना बोलकर वो जिया के जवाब का इंतजार करने लगा। जिया आंखों में आंसू लिए खामोशी से युवराज को देख रही थी कि अचानक उसके कानों में से यस से यस से यस की हुटिंग सुनाई देने लगी। उसने अपनी दूसरी तरफ घूमकर देखा, तभी अचानक से हाल की सारी लाइट्स ऑन हो गई। उसे वहां पर उसके अलावा बहुत से चेहरे दिखे, रोनी, मधु, छवि, शेरगिल, अंबर, बड्डी दादी, युवराज के कुछ बिजनेस एसोसिएट और उसके कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई के साथ साथ एक सबसे स्पेशल गेस्ट जिया की दादी। जिया की नज़रें सबसे फिसलते हुए सावित्री जी पर जाकर ठहर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। दादी, वो धीरे से बोली। उसके आंखों में झिलमिलाते आंसू उसके गालों पर ऊपर लुढ़क गए। वो उनकी तरफ बढ़ी, पर उससे पहले सावित्री जी उसे रोकते हुए बोली, पहले युवराज के सवालों के जवाब तो दे दे, बेचारा कब से घुटनों के बल बैठा है। अब जाकर जिया ने युवराज को देखा, जो मासूम सा फेस लेकर उसके सामने बैठा था। जिया ने अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ किया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर इतराते हुए बोली, अगर मेरा जवाब ना होगा तो? अगर ना हुआ तो आई थिंक तुम्हें हमारी पहली मुलाकात तो याद ही होगी, और मेरी गन जिसे देखकर तुम बिल्कुल किसी पपेट की तरह बिहेव करती हो, वो गन अभी भी मेरे पास ही है। युवराज साइकियाट्रिक्स वे में बोला। उसकी इनडायरेक्ट धमकी सुनकर जिया ने नाक मुंह सिकोड़ लिया और मुंह फुलाकर बोली, कायदे से आज मेरा बर्थडे है तो सबसे पहले आपको मुझे बर्थडे विश करना चाहिए था, पर आप तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर मुझे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो, और वो भी मेरी दादी के सामने। नाइस मूव, हाँ मिस्टर खड़ूस, क्योंकि तुम चाहती थी कि सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चले, और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को सराखों पर रखता हूँ, इसलिए तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दिया। तुम्हारे बर्थडे को और भी स्पेशल बनाना चाहता हूँ। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनकी बातें उन दोनों के अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा था। अगर तुम दोनों की रोमांटिक टॉक हो गई हो तो एक दूसरे को रिंग पहना लो, वरना हम सब यहाँ खड़े के खड़े रह जाएंगे, शेरगिल तेज आवाज में बोला, और उसकी आवाज़ सुनकर दोनों एक साथ उसे घूरने लगे।
उसे ऐसे घूर कर क्या देख रहे हो, सही तो कह रहा है, एक दूसरे को रिंग पहनाओ ताकि पार्टी आगे बढ़े। इस बार जया जी ने उसे डांटते हुए कहा। जिया ने अपनी दादी की आंखों में देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उनसे इजाज़त मांग रही हो। उन्होंने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद जिया ने युवराज के सामने अपनी हथेली कर दिया। युवराज ने उसे रिंग पहनाई और उसकी हथेली को चूम कर बोला, आई लव यू बट आई हेट यू खड़ूस। सावित्री जी ने एक रिंग लाकर जिया को दिया और उसे युवराज को पहनाने का इशारा किया। जिया ने उस रिंग को लिया और युवराज को पहनाकर बोली, आई लव यू। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर मानुषी और ऋषभ एक दूसरे से भिड़े हुए थे। मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन, मानसी गुस्से में थमथमाते हुए ऋषभ से बोली। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे दुश्मन तुमसे दुश्मनी करने के बजाय ट्रेन के नीचे कूद कर अपनी जान दे दें। ऋषभ ने भी ना आओ देखा ना ताओ और उस पर पलटवार कर दिया। देखो आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, तो तुम मुझे और गुस्सा दिलाकर अपनी सामत मत बुलाओ और चुपचाप यहाँ से खिसक लो, वो झुझलाकर बोली और अपना सूटकेस लेकर आगे बढ़ गई। पर पीछे से ऋषभ ने उसे सूटकेस के साथ उसकी हथेली को भी थाम लिया। जस्ट लीव मी मेंटल, मानुषी झल्लाकर बोली। ऋषभ ने उसकी बाँह पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है, क्या तुम अभी रो रही थी? उससे तुम्हें क्या, जाकर अपना काम करो ना। मानुषी ने उसे अपनी हथेली छुड़ाई और आगे बढ़ने लगी, पर एक बार फिर ऋषभ ने उसकी हथेली पकड़ी और अपने करीब खींचकर बोला, टेल मी एवरीथिंग। मैं एक बार में जॉब करती थी, परसों वहाँ जो भी तमाशा हुआ उसकी वजह से कल मुझे जॉब से निकाल दिया। मेरे इस महीने के पेमेंट भी नहीं दिया, इसलिए मैं रूम का किराया नहीं दे पाई और रूम मालिक ने मुझे रूम से भी निकाल दिया। वो नज़रें नीचे झुकाकर बोली, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें अपने घर में रखेगा, ऋषभ ने कहा और उसका सूटकेस उठाकर अपनी कार के बैक सीट पर रख दिया और वापस आकर उसका हाथ पकड़कर अपने कार में बैठा लिया। ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ऋषभ ने उसके बातों को इग्नोर किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बोला, किडनैप कर रहा हूँ तुम्हें, पागल हो क्या, बताओ तो कहाँ ले जा रहे हो? वो उसे गुस्से में घूरते हुए बोली। ऋषभ अचानक से उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके होठों पर नज़र गड़ाकर बोला। ऋषभ अचानक से उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और उसके चेहरे पर नज़र गड़ाकर बोला, अगर ज़्यादा बकबक की ना तो यहीं पर चुपचाप बैठी रहो। इतना कहकर उसने उसका सीट बेल्ट बांधा और कार फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए लगभग 20 मिनट के अंदर एक शॉपिंग मॉल के सामने आकर रोक दिया। वो कार से बाहर आया और दूसरी साइड से मानुषी को बाहर निकालकर उसकी हथेली थाम कर मॉल के अंदर आ गया। उसकी दी हुई धमकी की वजह से मानुषी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो उसे डायरेक्ट लेडीज शोरूम में ले गया और वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल से बोला, कोई ब्लैक एलिगेंट गाउन दिखाइए। श्योर सर, आप इधर आइए, यहाँ पर अच्छे कलेक्शन है। सेल्स गर्ल उसे दूसरी साइड लेकर गई। ऋषभ ने वहाँ टंगे गाउन में से एक सिंगल स्ट्रिप वाली बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक गाउन निकाली और उसे मानुषी के ऊपर फेंकते हुए बोला, जाकर जल्दी चेंज करो, बस 5 मिनट टाइम है तुम्हारे पास। पर जो मैंने कार में कहा था वो यहाँ भी कर सकता हूँ, सो शट योर माउथ एंड जस्ट गो एंड चेंज। ऋषभ ने उसे कार में दी हुई धमकी याद दिलाई और मानुषी शक पकाकर वो ड्रेस लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम में भाग गई। 2 मिनट बाद ऋषभ ने चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया, पर मानुषी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ओए मेंटल, जल्दी दरवाज़ा खोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, कहीं जाना है मुझे अर्जेंटली, ऋषभ बाहर से बोला। उप्स यार, गाउन की जिप बंद हो ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, अंदर से मानुषी बोली। दरवाज़ा खोलो, मैं देखता हूँ। व्हाट? मानुषी हैरान रह गई और अगले ही पल ऋषभ बाहर से दरवाज़ा ओपन करके अंदर आ गया। मानुषी ने उसे देखा तो जल्दी से दूसरी साइड घूमकर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है, मैनर्स नाम की चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर, ऐसे कैसे तुम अंदर आ सकते हो? मानुषी गुस्से में बोली। पर ऋषभ ने उसके बातों को नज़रअंदाज किया और उसके बिल्कुल करीब आकर अपना दोनों हाथ उसके कमर के पास से ले जाते हुए पीछे ले गया और उसकी आंखों में देखते हुए गाउन की जिप बंद कर दी। जितना जुबान चलाती हो उतना हाथ चलाओगी तो ज़्यादा बेटर होगा, ऋषभ ने उसे बिना देखे कहा और अपने हाथ में लिए पेपर बैग से एक डायमंड की पतली सी ज्वेलरी निकालकर उसकी गर्दन में पहना दिया। फिर घुटनों के बल बैठकर सैंडल निकाली और उसके पैर में पहनाते हुए बोला,
मुझे जल्दी कहीं जाना है इसलिए ये सब कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। ऋषभ ने कहा, पर मानुषी तो अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। ऋषभ ने उसे सैंडल पहनाई और खड़ा होकर उसके हाथों में ब्रेसलेट पहनाकर उसके बालों को अपने हाथों से सेट किया। अब उसने उसके हाथों में लिपस्टिक देकर बोला, इसे खुद लगाओगी या ये भी मैं ही खुद करूं? ऋषभ ने शरारत से कहा, जिस पर मानुषी हड़बड़ा गई और उसके हाथों से जल्दी से लिपस्टिक लेकर खुद लगा लिया। ऋषभ ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बिल्कुल करीब झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कयामत लग रही हो, पर तुमसे ज़्यादा तुम्हारे होठों के पास का ये तिल मुझे पागल कर रहा है। मन तो कर रहा है इसे चूम लूं। उसके फ्लर्टिंग नेचर पर मानुषी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रखा और पीछे धक्का देकर बोली, एक नंबर के बेशर्म इंसान हो तुम। वो गुस्से में पैर पटक कर बाहर आ गई। ऋषभ ने उसे पीछे से देखा और ऊपर देखते हुए बोला, यार सुहाना, भले ही दिमाग गर्म है इस लड़की की, पर खूबसूरती में किसी परी से कम नहीं। मानुषी अपना गाउन उठाकर खुद से भनभनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक नंबर का निहायती बदतमीज इंसान है ये। एक मिनट। वो रुकी और आगे खुद से बोली, पर मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? कितना अजीब है ये, कभी मेरी हेल्प करता है, कभी मुझ पर हक जताता है, कभी बिना मुझसे पूछे मेरे कपड़े चेंज करता है, और आज अपने हाथों से मुझे तैयार कर दिया, पर अब तक कभी भी मुझे टच नहीं किया। इनफैक्ट अभी भी इसकी एक उंगली भी मुझे टच नहीं की। मानुषी हैरान थी उसके इस नेचर पर। आखिर था क्या ये बंदा? इधर जिया और युवराज के साथ कुछ और कपल फ्लोर पर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए कपल डांस कर रहे थे। अभी तक ऋषभ यहाँ नहीं आया था, इसलिए जिया के बर्थडे की केक कटिंग को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तेरे बिन न लगता दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाएं तू ना मेनू छोड़ना, तेरे बिन दिल ना लगता मेरा ढोलना। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका ध्यान टूटा और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ये ऋषभ अभी तक क्यों नहीं आया? रुको, मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूँ, युवराज जिया से बोला और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से दूसरे साइड चला गया। जब काफ़ी देर तक युवराज वापस नहीं आया तो जिया भी उसे ढूंढने हुए लॉबी में गई, जहाँ युवराज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही डार्क थे। उसे देखकर जिया ने अपना सर पकड़ लिया और गुस्से में खुद से बोली, ये और इनका अंडरवर्ल्ड का बिजनेस एक दिन सब कुछ तबाह करके रख देगा, पर मेरी सुनता कौन है? वो मुंह बनाकर बोलते हुए युवराज के पास आई और गुस्से में उसका फ़ोन छीनकर काट कर बोली, आज मेरा बर्थडे है और हमारी सगाई भी हुई है। आपको मुझे अटेंशन देने की बजाय ना जाने किस लकड़बग्गे से बात कर रहे। वो गाल फुलाकर गुस्से से बोल रही थी। युवराज ने उसके कमर पर हाथ रखा, उसे दीवार से सटाकर शरारत से बोला, तो मेरी बेबी गर्ल को स्पेशल अटेंशन चाहिए? युवराज ये सब बोलते हुए उसके होठों की तरफ झुकने लगा और जिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। तब तक छवि और मधु खींचकर उसे डांस फ्लोर पर ले गए। जिया डांस करने में पूरी तरह से मगन थी और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे गेस्ट डांस में बिजी थे। तभी मधु का ध्यान फ्लोर के ठीक ऊपर लगे बड़े से कांच की चमचमाती झूमर पर थी, जो न जाने कब से डगमगाए जा रही थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो कभी भी जिया के ऊपर गिर सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। किसी ने मधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक से झूमर अपनी पूरी रफ्तार से जिया के ऊपर गिरा, लेकिन झूमर उसके सर तक पहुंचकर अचानक से वहीं पर थम गया और उसी वक्त उसके मुंह से चीख निकल गई थी। डर के कारण जिया ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। युवराज की तो जैसे सांसें ही हलक में अटकी हुई थी। वो अपनी जगह पर समसा गया था और वहीं हाल पार्टी में मौजूद बाकी लोगों का भी। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो झूमर की आधी टूटी हुई रस्सी का एक सिरा मानुषी ने कसकर थाम रखा था। उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों की लकीरें उभरी हुई थी। उसके हाथों से रस्सी फिसल रही थी। लड्डू हट! वो जोर से चिल्लाई, पर जिया तो मानो अभी भी हैरानी से कभी मानुषी को तो कभी अपने सर के ठीक ऊपर लटक रही झूमर को देख रही थी। जब जिया अपनी जगह से नहीं हिली तो मानुषी एक बार फिर से चिल्लाई, अरे बैरी हो गई है क्या? हट वहाँ से! लेकिन इस बार भी जिया वहाँ से नहीं हटी। युवराज उसकी तरफ बढ़ा, पर उससे पहले ही रोनी तेजी से दौड़ते हुए जिया को लेकर दूसरी तरफ गिर गया
और ठीक तभी मानुषी के हाथ से रस्सी छूटी और एक जोरदार आवाज़ के साथ झूमर फ्लोर से टकराकर चकनाचूर हो गई। दहशत से सबकी आंखें फैल चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से झूमर की कांच फ्लोर पर बिखरी हुई थी, अगर वो गलती से भी जिया के ऊपर गिरती तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि जिया की क्या हालत होती। बेबी गर्ल, युवराज दौड़ते हुए जिया के पास आया और उसे गले से लगा लिया। आई एम फाइन, जिया हकलाते हुए बोली, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी फ्लोर पर बिखरे हुए झूमर पर थी। और ये सोचकर उसका रूह कांप उठा कि अगर झूमर उसके ऊपर गिरता तो शायद वो आज यहाँ नहीं होती। यही सोचकर उसने और भी मजबूती से युवराज को गले लगा लिया। जिया, सावित्री जी, जया जी, मधु, छवि, रोनी सब वहाँ पर आ गए और जिया को गले लगा लिया। मानुषी भी उसकी तरफ बढ़ी, पर जिया को गले लगा पाती उससे पहले ही जिया ने गुस्से में अपना कदम पीछे खींच लिया और उसके चेहरे से अपनी नज़रें फेर ली। उसकी बेरुखी मानुषी को काफ़ी तकलीफ पहुंचा गई, पर उसने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट कायम रखा। श्यामलाल, क्लीनिंग स्टाफ को बोलो जल्द से जल्द इन सबको साफ करवाए। युवराज ने श्यामलाल को सख्ती से आर्डर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस इंसिडेंट से जिया के आज का स्पेशल दिन खराब हो और ऊपर से उसके दिल में कोई डर बैठे। उसने आंखों ही आंखों में शेरगिल को कुछ इशारा किया और शेरगिल झूमर की रस्सी के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर गौर से देखा तो उसके आसपास कालिख लगी हुई थी। उसने अपनी उंगलियों से उस कालिख को छुआ और उसे स्मेल करके खुद से बोला, कैंडल। आधे घंटे बाद सब इस वक्त एक बड़े से टेबल के आसपास खड़े थे, जिस पर एक बड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर का डिज़ाइनिंग केक रखा हुआ था और उसके ठीक सामने जिया खड़ी थी। सबने जिया को केक कटिंग करने के लिए कहा तो जिया ने नाइफ उठाया और केक काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाई, पर पता नहीं क्यों उसके हाथ हल्का हल्का कांप रहे थे, जिसे युवराज अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसके होठों पर भले ही मुस्कुराहट थी, पर उसकी आंखों में छाया हुआ खौफ युवराज आसानी से देख पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माई लव। जिया ने केक कट किया और केक का फर्स्ट बाइट अपनी दादी को खिलाया, उसके बाद बड़ी दादी को और फिर युवराज को, और उसके बाद एक एक कर को सबको खिलाने लगी। लेकिन जब मानुषी की बारी आई तो उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, और जब अंबर की बारी आई तो युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। अंबर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया और मन ही मन खुद से बोला, उफ यार, इतना पॉजिटिवनेस, कहीं इनकी घूरती नज़रें मुझे जिंदा ना जला दे। उसने जिया के हाथों से केक लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। थोड़ी देर तक और पार्टी चली और खाने के बाद सारे मेहमान एक एक करके अपना अपना रिटर्न गिफ्ट लेकर वापस वहां से चले गए। अब जिया की नज़रें मानुषी को ढूंढने लगी, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल जो करने थे और अपनी नाराज़गी भी तो सतानी थी। बता, तू कहाँ था और इतना लेट कैसे हो गया? कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। तूने हमारी इंगेजमेंट भी मिस कर दी। युवराज ऋषभ से गुस्साए हुए आवाज़ में पूछा। अरे यार मत पूछ, एक मेंटल मिल गई थी रास्ते में, उसे ही मेंटल असाइलम पहुंचाने में थोड़ी देर लग गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, पर उसकी बातें युवराज को कुछ समझ नहीं आई। कौन मेंटल? अरे वही, वो देख। ऋषभ ने मानुषी की तरफ इशारा किया, जो इस वक्त सावित्री जी के साथ बातें कर रही थी। वैसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है तेरी मेंटल, जोड़ी अच्छी लगेगी तुम दोनों की। नाम क्या है इसका? युवराज मुस्कुराते हुए बोला। बेटा, अपने दिमाग के घोड़े कम दौड़ाया कर, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और नाम? कुछ सोचते हुए बोला। उसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है, तू रुक, मैं पूछ कर बताता हूँ। ऋषभ ने इतना कहा और मानुषी की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने युवराज के एक्सप्रेशन नहीं देखा, जो हैरानी से उसे देखे जा रहा था। भाई युवराज ही क्यों, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी हैरान होता। बंदा लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा है, पर उसे उसका नाम ही नहीं पता। ओ हेलो मिस मेंटल, तुम्हारा नाम क्या है? ऋषभ पीछे से मानुषी के कंधे पर टैप करके पूछा। वो पीछे मुड़ी और उसे घूरते हुए बोली, अबे पागलों के सरदार, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा क्या? नहीं ना, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओए पागलों की सरदारिन, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा नाम पूछने का। वो तो बस युवराज ने पूछ लिया इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, ऋषभ ने भी तुनक कर जवाब दिया। मानुषी ने युवराज की तरफ देखा, जो अब जिया से कुछ बातें कर रहा था। मानुषी ने ऋषभ को इग्नोर किया और युवराज की तरफ बढ़ गई।
वो युवराज के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाय, आई एम मानुषी मित्तल। फिर वो जिया की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। जिया ने अपनी कलाई उससे छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने उसकी कलाई नहीं छोड़ी और उसे खींचते हुए ऊपर टेरिस पर ले आई। ऊपर आकर जिया ने गुस्से में मानुषी को पीछे धक्का दे दिया, जिससे मानुषी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई और हैरानी से जिया को देखने लगी। ये क्या हरकत है मनु? देख, आज मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डे है और आज मैं तुझसे लड़ाई करके अपना इतना अच्छा दिन खराब नहीं करना चाहती। तू यहाँ मेहमान बनकर आई है तो मेहमान बनकर ही वापस चली जा, समझी? जिया गुस्से में बोली और रोते हुए वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। लेकिन वो नीचे जा पाती उससे पहले ही मानुषी आगे बढ़कर पीछे से उसे जोर से गले लगाकर बोली, आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे पता है मैंने तुझे बहुत हर्ट किया, पर तू भी तो समझना मेरी जान, उस वक्त मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, इसलिए तूने सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना ही सही समझा। अपनी शादी छोड़ दी, अपना घर परिवार छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया और मुझे भी छोड़कर भाग गई। अरे भागना ही था तो भाग जाती, पर कम से कम मुझे तो बता देती। तुझे आइडिया भी है इन 6 महीनों में मैं तेरे लिए कितनी परेशान थी? तू कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किसके साथ होगी, ठीक होगी भी या नहीं, पर तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जिया गुस्से में बोले। आई एम सॉरी, मानुषी रोते हुए नज़रें नीचे झुकाकर बोली। भाड़ में गई तेरी सॉरी, मुझे नहीं सुननी तेरी सॉरी, जिया गुस्से में बोली और वापस जाने लगी। वो सीढ़ियों के पास पहुंच गई थी कि उसके कानों में मानुषी की आवाज़ आई, जिसने कहा, देख, अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगी। उसकी धमकी सुनकर जिया घबराते हुए पीछे मुड़ी तो मानुषी को देखकर हैरान रह गई, जो इस वक्त हाई हील पहने रेलिंग पर खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो नीचे गिर सकती है। मनु, नहीं, नीचे उतर, पागल हो गई है, ये क्या कर रही है, गिर जाएगी। मोटी, तूने हाई हील पहन रखी है, गिर जाएगी, मेरी माँ, नीचे उतर, सिया घबराते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोली। नहीं, जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करके मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती मैं नीचे नहीं उतरूंगी, यहाँ नीचे कूदूंगी और नीचे से डायरेक्ट बिना टिकट के ऊपर। जिद छोड़ और चुपचाप नीचे उतर, वरना मैं खुद तुझे नीचे धक्का दे दूंगी, जिया इस पर थोड़ा गुस्से से बोली। कितनी कमीनी है यार तू, यहाँ मैं अपनी जान देने की धमकी दे रही हूँ और तू मुझे बोल रही है कि तू खुद मुझे धक्का दे देगी। तेरी जैसी कमीनी दोस्त मैंने आज तक नहीं देखी। मानुषी अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर बोली। हाँ, तो मैंने भी तेरी जैसी भगोड़ी और धोखेबाज दोस्त अभी तक नहीं देखी। अब तो मैं तुझे बचाऊंगी भी नहीं, जा कूद, जा मर जा, मुझे कुछ नहीं करना, जा कूद, जा मोटी कूद। जिया ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर कहा। देख लड्डू की बच्ची, मैं सच में नीचे कूद जाऊंगी और मेरे मरने का पाप तुझे ही लगेगा। अभी भी वक्त है, मेरा सॉरी एक्सेप्ट करके मुझे बचा ले। हाँ, तो जा कूद जाना, बता क्यों रही है, तेरे पाप का बोझ मैं आराम से उठा लूंगी। अब मेरा टाइम खोटी मत कर और जल्दी कूद, वरना मैं तुझे धक्का दे दूंगी। जिया ने भी वैसे ही बोला और उन दोनों की पागलपन भरे झगड़े को देखकर सीढ़ियों के पास खड़े ऋषभ और युवराज हैरानी से दोनों को देखने लगे। वो दोनों कभी एक दूसरे को देख रहे थे और कभी उन दोनों को, जो ऐसे पागलों जैसे झगड़े कर रही थी। जब मानुषी जिया को खींचकर ऊपर लाई थी, उसी के पीछे पीछे भी ऋषभ और युवराज भी उनके पीछे आ चुके थे, पर यहाँ आकर उन्हें तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। क्या हुआ, बहुत दिलेरी दिखानी थी तुझे तो कूदना, क्यों खड़ी है अभी तक, बोल तो मैं तेरी हेल्प कर दूँ, दे दूँ तुझे धक्का। जिया अपने हाथ फोल्ड करके मुंह फुलाकर बोली। अरे अरे, पागल हो क्या तुम दोनों, ये कैसी लड़ाई कर रहे हो? एक बोल रही है मैं कूद जाऊंगी और दूसरी बोल रही है कूद जा, वरना मैं खुद धक्का दे दूंगी। ऐसी कैसी दोस्ती है तुम दोनों की? और मानुषी, तुम नीचे उतरो, ये क्या पागलों जैसी हरकत है, सच में गिर जाओगी। उन दोनों के पागलपन भरे झगड़े को देखकर ऋषभ जल्दी से आगे आकर बोला। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है ऋषभ, मानुषी तुम नीचे उतरो। और बेबी गर्ल, ये क्या तरीका है बात करने का? वो गुस्से में सच में नीचे कूद गई तो युवराज भी मानुषी के साइड लेते हुए बोला। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी कूदने की, अगर उसे कूदना है तो कूदे ना, मुझे क्या, जिया युवराज को घूरते हुए बोली। हे, तुझ जैसी जालिम दोस्त से तो अच्छा मेरा कोई दोस्त ही ना होता, हट, मैं नहीं कूद रही, मोटी लड्डू। मानुषी आराम से नीचे उतर गई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे देखकर युवराज और ऋषभ दोनों हैरान रह गए। सच में यार, दोनों कमाल के पागल ही हैं। युवराज, झेलते कैसे हो इसे?
मानुषी अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए युवराज से पूछी, जैसे तू झेल लेती थी ना, वैसे ही ये भी झेल लेते हैं, समझी? अब जा यहाँ से। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ। युवराज, ध्यान रखना इस मोटी का। मानुषी इतना बोलकर मुंह फुलाकर नीचे आ गई। ऋषभ, ये कब से आपके साथ है? जिया ने ऋषभ से पूछा। कब से का क्या मतलब है? आज रास्ते में मिली तो पार्टी में ले आया। इतना बोलकर उसने जिया को मानुषी से पहली और दूसरी मुलाकात के साथ सब कुछ बता दिया। एक हेल्प करोगे मेरी? जिया ऋषभ से पूछी। हाँ बोलो। इसे अपने साथ ही रखना, यहाँ किसी को नहीं जानती। वो तो मैं वैसे भी रखने वाला था, ऋषभ धीरे से फुसफुसाया। क्या क्या कहा तूने? युवराज तिरछी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, जिस पर वो हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं तो कुछ नहीं, बस बोल रहा था। अब जिया ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। डोंट वरी, उसे अपने साथ रख लूँगा। इतना बोलकर ऋषभ भी वहाँ से चला गया। युवराज जिया के सामने आया और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसे घूरते हुए बोला, ये थोड़ी देर पहले चल क्या रहा था तुम दोनों में? और ये मानुषी तुम्हारी वही दोस्त है ना जिसके बारे में तुम उस दिन बोल रही थी? हाँ वही है, जिया हल्का मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर थोड़ी देर पहले वाले झगड़े का क्या मतलब था? तू कूद जा वरना मैं धक्का दे दूंगी। तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी किस्म का झगड़ा था, जरा मुझे भी बताना। युवराज अपनी आईब्रोज खाकर पूछा। ये मेरे स्टाइल वाला झगड़ा था, छोड़ो, आपको समझ नहीं आएगी। वैसे भी पिछले 6 महीने से वो मुझसे दूर रही है। उस पागल आवारा के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ तबाह कर लिया और सबके साथ मुझे भी छोड़कर भाग गई थी। तो इतना झगड़ा तो बनता है ना। अब छोड़ो, जब दूसरी बार मिलेंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है, चलो नीचे चेंज करते हैं। तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। युवराज उसके माथे को चूम कर बोला। ओके, जल्दी आना, आई एम वेटिंग। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से नीचे अपने रूम में चली गई। युवराज ने शेरगिल को फ़ोन करके पूछा, क्या वो पकड़ा गया? हाँ, जिसने झूमर गिराया था उसे मैंने पकड़ लिया। तू आजा, दूसरी तरफ से शेरगिल ने कहा। नहीं, कल सुबह मिलते हैं, तब तक अच्छे से उसकी खातिरदारी करो। इतना कहकर युवराज ने कॉल कट कर दिया और नीचे चला गया। वहीं दूसरी तरफ जिया ने चेंज करके हमेशा की तरह अपना शॉर्ट नाइट ड्रेस पहन लिया और अपने बालों को जूड़ा करके अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बालकनी में खड़ी होकर हेडफोन से गाने सुन रही थी। गाने सुनने में वो इस कदर गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि एक हाथ पीछे से उसे छूने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब वो हाथ उसके बेहद करीब आया तो जिया को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो अचानक से अपना हेडफोन निकालकर पीछे मुड़ी, तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। बचाओ! जिया की चीख पूरी मेंशन में गूंज उठी। युवराज, जो गार्डन में फ़ोन से बात कर रहा था, वो जैसे ही पीछे मुड़कर उसकी बालकनी की तरफ देखा तो हैरान रह गया। जिया अपनी बालकनी में रेलिंग पकड़कर नीचे लटकी हुई थी और उसका हाथ फिसल रहा था, जो कभी भी नीचे गिर सकती थी। नो जिया! युवराज जोर से चिल्लाया और दौड़ते हुए उसके पास आया। अब तक वहां पर कुछ गार्ड्स और जया जी के साथ गायत्री जी भी आ चुकी थी, जो जिया को ऐसे लटके हुए देखकर डर गए थे। जिया, जिया मेरी बच्ची! गायत्री जी डरते हुए उसे आवाज़ लगाई। बचाओ, मैं गिर जाऊंगी, जिया रोते हुए बोली। रिलैक्स होना, रेलिंग मत छोड़ना, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ, तुम बस उसे जोर से पकड़ कर रखना, छोड़ना मत। युवराज हड़बड़ी में बोला और दौड़ते हुए घर के अंदर जाकर जिया के कमरे में पहुंच गया। वो जैसे ही बालकनी में आया उसी वक्त जिया का हाथ छूट गया और वो चीखते हुए नीचे गिरने लगी। जिया, बेबी गर्ल! युवराज, जया जी और गायत्री जी तीनों डर के मारे एक साथ चिल्लाए। युवराज की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो जल्दी से नीचे भाग कर देखा तो कुछ गार्ड्स ने नेट में जिया को कैच कर लिया था, पर जिया डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। वो जितनी स्पीड से ऊपर आया था उसके दुगने स्पीड से नीचे उतरा और जिया को अपनी बाहों में उठाकर उसके गालों को थपथपाते हुए उसे होश में लाने लगा। जिया, जिया, ओपन योर आइज सोना, वेकअप सोना। जिया, जिया उठ ना, आंखें खोल, क्या हुआ मेरी बच्ची? गायत्री जी भी रोते हुए उसके गालों को थपथपाने लगे। कॉल द डॉक्टर, डैम इट! युवराज गुस्से में गार्ड को घूरते हुए चिल्लाया और जिया को अपनी गोद में उठाकर ऊपर रूम में लेकर आ गया। कुछ ही पल में डॉक्टर वहां आ गए और जिया का चेकअप किया। डॉक्टर, क्या हुआ है? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? युवराज बेचैनी से डॉक्टर से पूछा। डोंट वरी मिस्टर आहूजा, सी इज फाइन, बस शॉक के कारण बेहोश हो चुकी हैं।
मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर युवराज को उसके कंडीशन बताए और मेडिसिन देकर वहाँ से चले गए। जिया मेरी बच्ची, गायत्री जी उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। उनके सामने ये पहला हादसा था जो जिया के साथ हुआ था, पर वो अभी तक अनजान थी। यहाँ आने के बाद जिया पर न जाने कितने अटैक हो चुके थे और कितनी बार उसकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। युवराज वहीं रूम में खड़े होकर जिया के चेहरे को कुछ पल तक निहारता रहा। थोड़ी देर बाद उसने रूम में चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे वहाँ पर किसी और के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। अगली सुबह जब जिया की नींद खुली तो उसने खुद को किसी की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। वो कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोली और हिलते हुए साइड में देखी तो युवराज अपने एक हाथ पर अपना सर टिकाकर बिना पलके झपकाए ना जाने कितनी देर से उसे ही निहार रहा था। गुड मॉर्निंग माई खड़ूस, जिया मुस्कुराते हुए बोली और युवराज के बालों को बिखेर दिया। गुड मॉर्निंग सोना, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? युवराज ने उसके कमर में हाथ लगाकर अपने ऊपर ले लिया। बेटर, जिया अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उस पर अपनी चीन टिकाकर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए उसे निहारने लगी। अब बताओ, कल रात कैसे गिरी बालकनी से? पता नहीं, मैं बस म्यूजिक सुन रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है, और जब मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई था ही नहीं। और जब मैं वापस आगे मुड़ी तो अचानक से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे गिरने लगी। जिया ने कल रात हुए हर एक चीज को युवराज को बता दिया। मतलब दिन पर दिन मेरी बहादुर बेबी गर्ल डरपोक बनती जा रही है, युवराज ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, जिस पर जिया उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। वाट यू मीन डरपोक होती जा रही हूँ? नहीं हूँ मैं डरपोक, समझे आप? मैं नहीं डरती किसी से, अब तो मैं आपसे भी नहीं डरती। सच में मुझसे नहीं डरती हो? वो शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, पर जिया उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई और तपाक से नामे अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं। आउच! जिया ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक युवराज ने करवट लेकर उसे अपने नीचे दबा लिया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। खड़ूस आप। जिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही युवराज ने उसकी बोलती बंद कर दी। जिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए हैरानी से उसे देखने लगी। आखिर सुबह सुबह इन पर ये मजनू बनने का भूत कहाँ से आ गया? युवराज जैसे ही उससे दूर हुआ, जिया गहरी सांसें लेने लगी और नाराजगी से युवराज को देखने लगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसके नाक को खींच लिया और कहा, अभी से ही घूरने लगी? अभी तो कुछ किया ही नहीं मेरी इनोसेंट वाइफ। इतना कहकर युवराज उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। अब वो उसके गालों को चूमते हुए उसके कंधे तक। जिया बोली, खड़ूस छोड़ो ना, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली। शर्म और झिझक से उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी आंखों को खोलने की। युवराज अपना चेहरा सामने कर उसके चेहरे को देखने लगा। उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। युवराज बोला, बेबी गर्ल आंखें खोलो। धत, बहुत बड़े वाले बेशर्म हो आप। खड़ूस, जिया शर्माते हुए बोली और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। युवराज कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही बाहर से गायत्री जी की आवाज़ आई। जिया, जिया बच्चा, तेरी तबीयत तो सही है ना? 9 बजने वाले हैं और तू अभी तक नीचे नहीं आई। कुछ तो बोल बच्चा, तू ठीक तो है ना? गायत्री जी की आवाज़ सुनकर जिया के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। उसने बिना उन्हें जवाब दिए अपने दोनों हाथों को युवराज के गर्दन में लपेटकर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे क्या जवाब दूं मैं आपकी दादी सास को? बता दूं उन्हें कि मेरे रूम में कौन है और कौन मुझे उठने नहीं दे रहा है? उसकी बात पर युवराज उसे घूरने लगा। ओके, मैं ना बता ही देती हूँ, उन्हें भी तो पता चले उनका दामाद उनकी भोली भाली इनोसेंट सी पोती को कितना परेशान कर रहा है। दादी मेरे साथ। जिया ने तेज आवाज में अभी 3 शब्द ही कहे थे, तब तक युवराज ने उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर गुर्राते हुए धीरे से बोला, नो, कुछ नहीं बोलोगी तुम? जिया बेटा दरवाज़ा खोल, क्या हुआ? एक बार फिर गायत्री जी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर जिया ने तेज आवाज़ में जवाब दिया, दादी आई एम फाइन, बस अभी उठी हूँ, नहाने जा रही हूँ, आप नीचे जाओ, थोड़ी देर में मैं नीचे आ रही हूँ, फिर बातें करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी आ जा। गायत्री जी वहाँ से चली गई। जिया युवराज को घूरते हुए बोली, अब हटोगे या फिर मेरी दादी सास के आने का इंतजार कर रहे हो?
अभी तो छोड़ रहा हूँ, बस एक बार शादी हो जाए फिर तुमसे सारे हिसाब चुकता करूँगा, वो भी बड़े प्यार से। युवराज ने उसके गाल पर किस किया और उसके ऊपर से हट गया। आई एम वेटिंग खड़ूस, जिया उसके गाल पर बाइट करके बोली और दौड़ते हुए वॉशरूम में भाग गई। युवराज अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, फ्यूचर में जब बच्चे होंगे तो मैं इसे संभालूंगा या बच्चों को? आप मुझे संभाल लेना, बच्चों को मैं संभाल लूंगी, जिया वॉशरूम के अंदर से चिल्लाकर बोली। और उसकी बात सुनकर युवराज की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।